आज मैंने अपने पति समीर से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं गेट पर पहुंची, सामने बोर्ड चमक रहा था, केवल अधिकृत कर्मी। मैंने अपना परिचय देकर कहा, मैं सीईओ की पत्नी हूँ, मुझे अंदर जाना है। गार्ड ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई मजाक सुनाने आई हूँ। मैडम, मैं उनकी पत्नी को रोज देखता हूँ, गार्ड ने हंसते हुए कहा। देखिए, वह आ रही है। तो मैंने भी साथ देने का फैसला किया और चुपचाप देखती रही। मैंने देखा, एक लड़की नहीं, औरत मेरे पति की तरफ बढ़ रही थी। स्टाइलिश कपड़े, ऊंची हील्स, और फिर उसने मेरे पति को किस किया, सबके सामने। जाने मैं लंच के लिए जा रही हूँ, उसने कहा। जान समीर के गार्ड ने मेरी तरफ देखा। मैडम, आप ठीक है? कोई मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेकर आइए। मैं समझ गई। मैं अलकनंदा भोसले 24 साल से इस आदमी की पत्नी हूँ, और आज मुझे उसके ऑफिस में एंट्री नहीं मिल रही क्योंकि वहाँ कोई और बैठी है मेरी जगह पर, और उन्हें नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और जो मेरे पास है वो उनके लिए बर्बादी लेकर आने वाला था। मेरा नाम अलकानंदा भोसले है। उम्र 49 साल, पुणे के कोरेगांव पार्क में रहती हूँ। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक बेचारे धोखा खाई हुई पत्नी हूँ तो आप गलत हैं। अगर आप हमारी कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपको ऐसी कहानियाँ कैसी लग रही है ज़रूर बताएगा कमेंट में। चलिए, मैं आपको शुरू से बताती हूँ। मैं एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ। आकर इंटीरियर्स नाम की अपनी छोटी सी फर्म है। 2 कमरे का ऑफिस, 3 कर्मचारी। बड़ी कंपनी नहीं, पर अपनी मेहनत से खड़ी की है। महीने की 40-50 आराम से आ जाते हैं। कभी कभी बड़े प्रोजेक्ट मिले तो लाखों से समीर मेरे पति यानी जीने में अब तक पति समझती थी। उनकी एक टेक कंपनी है, भोसले सॉफ्टवेयर। अच्छी कंपनी, 100 से ज़्यादा कर्मचारी, वह सीईओ है। पर यह कंपनी बनी कैसे थी वह मैं आपको बाद में बताऊंगी। वह कहानी बहुत ज़रूरी है। हमारे 2 बच्चे हैं। अर्थो 23 साल का, अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, और अनन्या 20 साल की, कॉलेज में है। दोनों अच्छे बच्चे, समझदार। हमें कोरेगांव पार्क में एक 3 BHK फ्लैट में रहते हैं। अच्छी सोसाइटी, अच्छे पड़ोसी। बाहर से देख जाए तो एक परफेक्ट फैमिली। पति सक्सेसफुल बिजनेसमैन, पत्नी सक्सेसफुल डिजाइनर, बच्चे पढ़ाई में अच्छे, पर अंदर अंदर से सब कुछ सड़ चुका था और मुझे पता ही नहीं था, या शायद पता था पर मैं मानना नहीं चाहती थी। 6 महीने पहले की बात है। समीर घर पर कम रहने लगे थे। हमेशा ऑफिस का काम, लेट नाइट मीटिंग्स, वीकेंड पर भी ऑफिस जाना। मैंने सोचा बिजनेस बढ़ रहा होगा, व्यस्त हो गए। फिर छोटी छोटी चीज़ें बदलने लगी। नए कपड़े, महंगा परफ्यूम, जिम जाना शुरू किया। मैंने सोचा अच्छी बात है, फिट रहना चाहते हैं। मैं अपने काम में लगी रहती थी। मेरा एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था। एक होटल का पूरा इंटीरियर डिजाइन करता था। दिन रात लगी रहती थी। घर आकर भी डिजाइन के स्केच बनाती थी, फैब्रिक सैंपल देखती। शायद इसलिए मुझे समीर की बदलती जिंदगी दिखाई नहीं दी, या शायद मैं देखना ही नहीं चाहती थी। फिर वह दिन आया, 3 महीने पहले। मेरा एक क्लाइंट था, रमेश नाम का। उसे अपनी नई ऑफिस की इंटीरियर करवानी थी। हमने एक रेस्टोरेंट में मीटिंग रखी थी, अर्बन फ्राउंडी नाम का महंगा रेस्टोरेंट। कोरेगांव पार्क में ही मैं पहुंची। मैच देख रही थी अपनी क्लाइंट के लिए, और तभी मैंने उन्हें देखा, समीर और उसके साथ एक लड़की। जवान, खूबसूरत, स्टाइल कपड़े। वो हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। उसका हाथ समीर के हाथ पर था। मैंने सोचा ऑफिस की कोई क्लिंग होगी, बिजनेस मीटिंग होगी। पर फिर समीर ने उसे खाना खिलाया अपने हाथ से, अपनी प्लेट से। और तब वो आदमी आया, सूट पहने, समीर से साथ हाथ मिलाया। मिस्टर भोसले, नाइट टू मीट यू अगेन, उस आदमी ने कहा। सेम हियर मिस्टर देशपांडे, समीर बोले। फिर उस लड़की की तरफ इशारा किया। मीट माई वाइफ सोनाली, माई वाइफ। वाइफ में वही खड़ी रह गई। मेरे पैर जमीन में गड़ गए। सोनाली मुस्कुराई थी, हाथ मिला रही थी, नाइस टू मीट यू कह रही थी। समीर ने उसे अपनी पत्नी बताया। अपनी पत्नी में क्या थी, फिर क्या हूँ। मैं वहाँ से निकल आई। क्लाइंट को कॉल करके बोला कुछ इमरजेंसी सी आ गई।
घर आकर बैठ गई। सोचती रही, शायद मैंने गलत सुना, शायद वो सिर्फ मजाक था, शायद कुछ और था। पर मेरा दिल जानता था वो सच था। अगले दिन मैंने समीर से पूछा, कल तुम कहाँ थे? ऑफिस में। क्यों? लंच किसके साथ किया? अकेले। क्यों पूछ रहे हो? झूठ, सीधा साफ झूठ। तभी मुझे पता चल गया, यह कोई छोटी बात नहीं थी, यह कोई एक दिन का अफेयर नहीं था, यह कुछ और था, कुछ बहुत बड़ा। पर मैंने चुप रहने का फैसला किया। मैं समझना चाहती थी, पूरी तस्वीर देखना चाहती थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, बस देखती रही, सुनती रही और नोट करती रही। अगले हफ्ते मुझे उनकी कार में एक शॉल मिली, गुलाबी रंग की। पश्मीना महंगी मेरी नहीं थी। फिर एक रात उनका फ़ोन बज रहा था, वह बाथरूम में थे। मैंने देखा चांद नाम था। दिल की तरफ अमोजी के साथ मैंने ऑनलाइन उनके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट चेक किए। हमारे पास जॉइंट अकाउंट था। मुझे एक्सचेंज था। मैंने देखा ज्वेलरी की दुकान से 500, बुटीक से 300, होटल के बिल, रेस्टोरेंट के बिल, सब कुछ और सबसे ज़्यादा एक प्रॉपर्टी डीलर को 5 लाख का पेमेंट बुकिंग अमाउंट लिखा था। मेरे पति किसी और के लिए एक घर खरीद रहे थे। मैं रात भर जागी, स्टडी में बैठी, पुराने कागजात निकाले, बैंक के डॉक्यूमेंट्स, कंपनी के पेपर्स, प्रॉपर्टी के कागजात। और तब मुझे याद आया कुछ ऐसा जो मैं भूल चुकी थी, कुछ ऐसा जो समीर को भी याद नहीं था। 20 साल पहले जब समीर ने अपनी कंपनी शुरू की थी, उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। मेरे पिताजी ने उन्हें करोड़ दिए थे इन्वेस्टमेंट के तौर पर, और वह इन्वेस्टमेंट मेरे नाम पर था। 40% शेयर कंपनी के, 40% शेयर मेरे नाम पर रजिस्टर थे। समीर को शायद याद भी नहीं था। कंपनी चल निकली, मुनाफा होने लगा, बड़ी हो गई, पर वो शेयर अभी भी मेरे नाम पर थे। कानूनी तौर पर मैं शेयर होल्डर थी, 40% शेयर होल्डर। मैंने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स निकाले बैंक लॉकर से, मेरे पिताजी की वसीयत, कंपनी के रजिस्ट्रेशन पेपर्स, शेयर सर्टिफिकेट, सब कुछ मेरे पास था। और अगले दिन मैं एक वकील से मिली, परिणीता गोखले, उनका नाम सुना था, डिवोर्स और प्रॉपर्टी केसेस में बहुत अच्छे हैं। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, सारे पेपर्स दिखाए। वो मुस्कुरा दी। अलकनंदा जी, आप बहुत समझदार है और आप बहुत पावरफुल पोजीशन में है। क्या मतलब आप 40% शेयर होल्डर में इमरजेंसी ऑन करवा सकते हैं, बोर्ड मीटिंग बुला सकते हैं, और अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, जो मुझे लगता है हुआ है, तो आप उन्हें कंपनी से बाहर निकलवा सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड, मुझे समझ में आया। वो 5 लाख, वो फ्लैट, वो सारे खर्चे कंपनी के पैसे से हो रहे थे। मुझे क्या करना होगा? मैंने पूछा। सबूत चाहिए, बैंक स्टेटमेंट्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स, कंपनी के अकाउंट्स, और सबसे ज़रूरी उस लड़के की पहचान, उसका पूरा नाम, पता, सब कुछ। मैं घर आई और काम पर लग गई। मैं समझ चुकी थी, मुझे चुपचाप शांति से सब्र के साथ काम करना था। जल्दबाजी नहीं, गुस्सा नहीं, सिर्फ सबूत इकट्ठे करने थे। अगले 2 महीने में एक जासूस की तरह रही। समीर से फ़ोन पर नजर रखती, उनके कपड़ों की जेब चेक करती, क्रेडिट कार्ड बिल्स की कॉपी बना लेती, कंपनी के बैंक स्टेटमेंट्स निकालती। मेरे पास कंपनी के अकाउंट्स का एक्सेस था। शेयर होल्डर होने की वजह से मैंने सब कुछ डाउनलोड कर लिया, पिछले 2 साल के सारे ट्रांजैक्शंस। और फिर मैं एक फॉरेंसिक अकाउंट्स के पास गई, आशुतोष जोग नाम के, उन्हें सारी फाइल दी। 3 हफ्ते बाद उन्हें रिपोर्ट दी, मैडम साफ साफ फ्रॉड है, कंपनी के 1 लाख ऑफशोर अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए हैं कंसल्टिंग फर्म्स के नाम पर वह कोई असली कंसल्टिंग फर्म नहीं है, ड्यूमी कंपनी है, बेनामी। 12 लाख सिर्फ पिछले 2 साल में कंपनी को धोखा, शेयर होल्डर्स के धोखो, मुझे धोखा। और वह दिन आ गया जो दिन मैं आपको शुरू में बताया, जब मैं समय के ऑफिस गई और गार्ड ने मुझे एंट्री नहीं दी। उस दिन के बाद मैं घर आई, रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, बस सोचती रही। अगले दिन मैं अपनी बेटी अनन्या को बुलाया, उसे सब कुछ बताया। वो रो पड़ी, मम्मा पापा ने ऐसा कैसे किया? बेटा, लोग बदल जाते हैं, पैसा बदल देता है, पावर बदल देती है, अब क्या करोगे? मैंने उसकी तरफ देखा। न्याय, मैं न्याय चाहती हूँ, अर्थों को भी बताया। वो गुस्से से लाल हो गया। मैं बात करता हूँ पापा से,
नहीं, अभी नहीं, बस चुपचाप रहो, ऐसे बर्ताव करो जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं। दोनों बच्चों ने मेरी बात मानी और अगले हफ्ते समीर ने कुछ ऐसा किया जिसमें मेरा आखिरी शक भी दूर हो गया। एक रात वो घर आए, मुझे बैठने को कहा। अलकनंदा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने सोचा शायद सच बोल देंगे, शायद माफ़ी मांगेंगे, पर नहीं, मुझे डिवोर्स चाहिए। मैं चुप रही। हम दोनों को पता है रिलेशनशिप खत्म हो गई है, बच्चे बड़े हैं, अब कोई ज़रूरत नहीं साथ रहने की। क्यों? मैंने पूछा। क्यों? क्यों? बस हो गया। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुम भी आगे बढ़ो। किसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो? वो चुप रह गए। सोनाली के साथ। मैंने नाम ले लिया। उनका चेहरा सफ़ेद हो गया। तुमसे कैसा पता? मुझे सब पता है, सब कुछ देखा। मैं नहीं चाहता ड्रामा। शांति से डिवोर्स हो जाए। मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, हर महीने पैसे दूंगा। कितने? 20-25 हज़ार में हंस पड़े। 20-25 हज़ार? 24 साल की शादी के बाद 2 बच्चों की मांगों को 20-25 हज़ार? और घर में नाम पे है, तुम किराए पर कहीं रह लेना, और बच्चे वो बड़े हैं, जहाँ चाहे रहे। वो उठकर जाने लगे। समीर वो मुड़े। मैं डिवोर्स दे दूंगी। उनकी आंखों में गुस्सा आया। तुम्हारी मर्जी नहीं, मैं कोर्ट जाऊँगा। जाओ, पर तैयार रहना, क्योंकि मैं भी कोर्ट जाऊँगी। और जो मेरे पास है वो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। वो हंसे। तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं। तुम एक हाउसवाइफ हो, इंटीरियर वेंटीरियर खेलती हो। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। उस रात मैंने अपने वकील को कॉल किया। परिणीता जी, सारे पेपर्स तैयार करो, मुझे बोर्ड मीटिंग बुलानी है। अगले 3 दिन में तैयारी करती रही। सारे सबूत एक फाइल में लगाए, हर एक ट्रांजैक्शन की कॉपी, हर एक बैंक स्टेटमेंट, फोरेंसिक अकाउंटेंट की रिपोर्ट, सोनाली की पूरी डिटेल्स। वो कहाँ रहती है, कौन है वह, क्या करती है, और सबसे ज़रूरी मेरे 40% शेयर के कागजात। एक शाम में अपने छोटे से स्टूडियो में बैठी थी। देर रात फैब्रिक के सैंपल्स और प्रोजेक्ट फाइलें चारों तरफ फैली थी। मैं कॉन्ट्रैक्शन रिव्यू कर रही थी, अपनी कंपनी के भी, समीर की कंपनी के भी। मैं हर एक पेज पलट रही थी, हर एक क्लोज पढ़ रही थी, और मुझे समझ आ रहा था मैं कितनी ताकतवर पोजीशन में हूँ। इतने सालों में मैंने अपनी फर्म से 45 लाख बचाए थे। मेरी माँ से मुझे 35 लाख की प्रॉपर्टी मिली थी। बेलगांव में मेरे नाम पर 5 लाख के फिक्स्ड डिपॉजिट थे, और सबसे बड़ा वो 40% शेयर जो अब 8 करोड़ के थे। समीर को लगता था मैं कमज़ोर हूँ, गरीब हूँ, उन पर निर्भर हूँ। गलतफहमी थी उनकी। चौथे दिन परिणीता जी ने फ़ोन किया। अलकनंदा जी, सब तैयार है, कल बोर्ड मीटिंग है सुबह 11 बजे। समीर को पता है? हाँ, उन्हें शेयर होल्डर की तरफ से नोटिस मिल गया है। इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग का अटेंड करना जरूरी है। उस रात मैं सो नहीं पाई, पूरी रात जागी। सुबह तैयार हुई, सफ़ेद साड़ी पहनी, सिंपल एलिगेंट, कोई जेवर नहीं, बस मेरी माँ की छोटी सी बाली और मेरे माथे पर छोटी सी बिंदी। मैं समीर की कंपनी के ऑफिस पहुंची। इस बार गार्ड ने रोका नहीं, क्योंकि इस बार मैं शेयर होल्डर की हैसियत से आई थी। उससे पहले से नोटिस मिल गया था। मैं लिफ्ट में चढ़ी, 5वीं मंजिल को फोन फेस रूम दरवाज़ा खोला। अंदर 7 बोर्ड मेंबर बैठे थे। समीर भी उनका चेहरा देखने लायक के था। हैरानी, गुस्सा, घबराहट। अलकनंदा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने पूछा। मैंने टेबल पर अपना बैग रखा, एक मोटी फाइल निकाली और बोर्ड के सामने रख दी। शेयर होल्डर अलकनंदा भोसले की तरफ से इमरजेंसी ऑडिट की रिक्वेस्ट सब कुछ है। मैं 40% शेयर होल्डर हूँ इस कंपनी की, और मुझे शक है कि सीईओ मिस्टर समीर भोसले के फाइनेंशियल फ्रॉड किया है। समीर की आंखें फटी रह गई। यह क्या बकवास है? बकवास नहीं, सच है। मैंने फाइल खोली। यह देखिए, पिछले 2 साल में 1 लाख ऑफशोर अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए फंड्स। लिटिंग फंड्स के नाम पर यह कोई असली फर्म नहीं है, ड्यूमी है। मैंने एक एक पेज सबको दिखाए, बैंक स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, फॉरेक्स रिपोर्ट। और यह पैसे कहाँ गए? एक फ्लैट खरीदने में, कार खरीदने में, ज्वेलरी खरीदने में। किसके लिए? मैंने एक फ़ोटो निकाली सोनाली की। इनके लिए, मिस सोनाली पटवर्धन, जो मिस्टर भोसले के साथ रिलेशनशिप में है।
और जो लोग को अपने आप को मिसेज भोसले बताते हैं, समीर उठे यह झूठ है, बिल्कुल झूठ। झूठ। मैंने एक और पेपर निकाला, यह देखिए, सोनाली पटवर्धन का बनाया हुआ फेक मैरिज सर्टिफिकेट जो उन्होंने बैंक में दिखाया था जॉइंट अकाउंट खोलने के लिए। यह एक क्रिमिनल ऑफेंस से थे, फर्जरी है। बोर्ड मेंबर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और सबसे ज़रूरी, मैंने अपने शेयर सर्टिफिकेट निकाले। मैं 40% शेयर होल्डर हूँ। 20 साल पहले मेरे पिता ने करोड़ इन्वेस्ट किए थे, मेरे नाम पे लिख ली। और कोई भी बड़ा फैसला मेरी सहमति के बिना नहीं हो सकता। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सोनाली अंदर घुसी। यह क्या हो रहा है समीर? यह औरत कौन है? मैं मुड़ी उसकी तरफ देखा। मैं अलकनंदा भोसले हूँ, समीर भोसले की असली पत्नी। 24 साल से उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। और तुम कौन हो? एक धोखेबाज, एक चोर, जिसने किसी की जिंदगी, किसी के पैसे, किसी के घर पर नजर रखी। समीर, सोनाली चिल्लाई, तुमने कहा था तुम डिवोर्स ले रहे हो। ले रहा हूँ, समीर बोले, लेकिन मैं नहीं दे रही। मैंने कहा, और अब मैं कोर्ट में केस करूँगी, डिवोर्स का नहीं, फ्रॉड का, तुम दोनों के खिलाफ। मैंने सोनाली को एक लिफाफा दिया। यह तुम्हारे लिए लीगल नोटिस है, डिफेमेशन का और फर्जरी का। फेक मैरिज सर्टिफिकेट बनाना क्रिमिनल ऑफेंस है, 5 साल की जेल हो सकती है। वो रोने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, समीर ने कहा था वो शादी करेंगे। शादी में हंसी। वह पहले से शादीशुदा है, बिगमी हो जाती वह भी क्रिमिनल ऑफेंस से। समीर कुर्सी कुर्सी पर गिर गए। उनका चेहरा पीला था, हाथ कांप रहे थे। बोर्ड से चेयरमैन खड़े हुए। मिस्टर भोसले, हमें इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। आज से आप सस्पेंड है सीईओ पोजीशन से। नहीं, समीर चिल्लाए, यह मेरी कंपनी है। नहीं है, मैंने कहा यह हमारी कंपनी है। मेरी भी 40%, और मैं चाहूँगी कि पूरा ऑनेट हो, हर एक पैसे का हिसाब हो, और जो भी गलत पाया, चाहे पुलिस में केस हो। मैं मुड़ी, बैग उठाया और निकलने लगी। अलकनंदा, समीर ने आवाज़ दी। मैं रुकी, मुड़ी नहीं। प्लीज़ बच्चों के लिए इतना मत करो। बच्चों के लिए ही कर रही हूँ, ताकि उन्हें पता चले झूठ का क्या अंजाम होता है, धोखे की क्या सज़ा होती है। मैं बाहर निकल आई, लिफ्ट में बैठी, और तब मेरी आंखों में आंसू आ गए। 24 साल, 2 बच्चे, एक जिंदगी, सब खत्म। पर मैं रोई नहीं, मैंने आंसू पोंछ लिए। बाहर निकली, अपनी गाड़ी में बैठी और घर आ गए। घर पे बच्चे इंतजार कर रहे थे। मम्मा, कैसा रहा? अनन्या ने पूछा। अच्छा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। अगले 2 महीने तूफान की तरह गुजरे। कंपनी ने ऑडिट करवाई पूरी, और जो निकाला वह 12 लाख के कहीं ज़्यादा था। समीर ने पिछले 5-6 साल में करीब लाख गलत तरीके से यूज किए थे, पर्सनल खर्चों के लिए, कंपनी के अकाउंट से। बोर्ड ने उन्हें सीईओ पोजीशन से हटा दिया परमानेंटली, साथ ही 2.5 करोड़ का पेनल्टी लगाया। पैसे वापस करने के लिए कोर्ट में केस चला, फ्रॉड का, फर्जरी का, सोनाली के खिलाफ भी, समीर के खिलाफ भी। सोनाली ने जो फ्लैट लिया था कंपनी के पैसों से, वो अटैच हो गया, कार भी, सारी ज्वेलरी भी। कोर्ट ने सारे जॉइंट अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। 1 करोड़ 70 लाख से थे उसमें, आधा मेरा आधा समीर का। डिवोर्स केस भी चला, मैंने मांगा सब कुछ का 50% प्लस 300 महीने का एलमनी, और घर समीर के पास वकील का पैसा तक नहीं था, उन्हें अपनी माँ से उधार लेना पड़ा। और समाज ने क्या किया? जो लोग समीर को सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहते थे, वह अब उनसे बात नहीं करते। जो पड़ोसी भोसले साहब कहकर बुलाते थे, अब मुंह फैलाते हैं। सोनाली की तो सारी फ्रेंड्स गायब हो गई। वो जो हुई सोसाइटी में घूमती थी, अब किसी ने पार्टी ने नहीं बुलाया। ऑफिस में तो बड़ा स्कैंडल हो गया, सबको पता चल गया, हर कोई बात कर रहा था। सीईओ ने अफेयर किया, कंपनी के पैसे चुराए, पत्नी से धोखा किया। समीर ने बिजनेस पार्टनर्स ने भी साथ छोड़ दिया। जिन लोगों के साथ वह डील करते थे, वो अब उसने मिलना तक नहीं चाहते। और बच्चों ने और अनन्या ने पिता से बात करना बंद कर दिया। पूरी तरह से वह मेरे साथ रहे, हर कदम पर। अर्थों ने एक दिन कहा, मम्मा, मुझे गर्व है तुम पर, तुमने हिम्मत दिखाई, तुमने गलत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। समीर की माँ भी आई थी एक दिन, बहू माफ़ कर दे, वो गलती कर गया।
माँ जी, मैंने कहा, माफ़ी सिर्फ गलती पर होती है, धोखा माफ नहीं होता। यह चुनाव था, समीर ने चुना। अब नतीजे भुगतने होंगे। कोर्ट ने फैसला किया, घर मुझे मिला, 50% प्रॉपर्टी, 300 महीने का एलुमनी और मेरे 40% शेयर तो मेरे थे ही। समय को एक किराए के 1 BHK में रहना पड़ा। 22 रोड पर 20,000 किराया। सोनाली उसके खिलाफ तो केस चल रहा है, फर्जरी का, डिफेमेशन का। उसे पुणे छोड़ना पड़ा, वापस अपने माता पिता के पास चली गई। मुंबई और मैं पुणे रहती हूँ। आप कहाँ से हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शायद आपके शहर की भी कोई कहानी सुना दूँ किसी दिन। 1 साल बाद आज मेरा आंकड़ा इंटीरियर्स बढ़ गया है। अब 12 कर्मचारी है, बड़ा ऑफिस लिया है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, हर महीने अच्छा मुनाफा हो रहा है और कंपनी भोसले सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में बोर्ड मेंबर हूँ, 40% शेयर होल्डर। हर फैसले में मेरी भूमिका है। कंपनी अच्छा चल रही है, नई CEO आई है, ईमानदार, मेहनती। मेरे शेयर्स अब 10 करोड़ के हो गए हैं। मार्केट में कंपनी की वैल्यू बढ़ी है। अनन्या और अर्थव खुश थे। वह देखते हैं कि माँ कमज़ोर नहीं है, माँ लड़ सकती है, माँ जीत सकती है। अक्सर शाम को मैं छत पर जाती हूँ, चाय का कप लेकर पुणे के आसमान को देखती हूँ। सूरज ढलते हुए वो सोचती हूँ, 24 साल बर्बाद नहीं हुए। मुझे 2 प्यारे बच्चे मिले, मुझे अपनी ताकत का एहसास हुआ, मुझे पता चला मैं कितनी मजबूत हूँ। समीर ने सोचा था मैं कुछ नहीं हूँ, एक हाउसवाइफ, कमजोर, निर्भर, डरी हुई। गलतफहमी थी उनकी। मैं अलकनंदा भोसले हूँ, मैं बिजनेस वुमन हूँ, मैं शेयर होल्डर हूँ, मैं माँ हूँ, मैं औरत हूँ, मैं इंसान हूँ और मैं किसी की ज़रूरत नहीं हूँ। इस कहानी से मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहला सबक, हमेशा अपने नाम पर कुछ रखो। प्रॉपर्टी हो, पैसे हो, बिजनेस हो, कुछ तो रखो जो सिर्फ तुम्हारा हो। दूसरा सबक, डॉक्यूमेंट संभाल कर रखो, कागजात याद रखो, क्या तुम्हारे नाम पर है, क्या नहीं है। यह जानकारी जिंदगी बचा सकती है। तीसरा सबक, उम्र सिर्फ एक नंबर है। मैं 50 साल की हूँ। इस उम्र में अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू की, अपने लिए लड़ जीती। चौथा सबक, चुप रहना और कमज़ोर होना 2 अलग चीज़ें हैं। मैं चुप थी सालों तक, पर कमज़ोर नहीं थी। मैं तैयारी कर रही थी, सही समय का इंतजार कर रही थी। और आखिर सबक, न्याय देर से आता है, पर ज़रूर आता है। बस सही तरीके से, सही समय पर सही कदम उठाने चाहिए। आज जब मैं आईने में अपने आप को देखती हूँ, मुझे एक मजबूत औरत दिखती है, एक सर्वाइवर दिखती है, एक विनर दिखती है। समीर व अब भी केसेस लड़ रहे हैं, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, पैसों की तंगी है, सोशल लाइफ खत्म है, रिस्पेक्ट खत्म है, सब कुछ खत्म है। सोनाली पता नहीं कहाँ है। सुना है कोई छोटी सी जॉब करती है, सोशल मीडिया से गायब है। पहले रोज पोस्ट करती थी, अब कुछ नहीं। और मैं जिंदा हूँ असली मायने में। मैं सांस ले रही हूँ, मैं जी रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं सपने देख रही हूँ। कल उन्होंने ने कहा, मम्मा जब मैं बड़ी होंगी मैं तुम्हारे जैसी बनूंगी, मजबूत, आज़ाद, किसी पर निर्भर नहीं। मैंने उसे गले लगाया, बेटा तुम पहले से ही मजबूत हो, बस याद रखना, अपने ऊपर भरोसा रखना, अपनी आवाज़ बुलंद करना और गलत के खिलाफ हमेशा खड़े रहना। आज रात मुझे अच्छी नींद आएगी, क्योंकि मेरा दिल साफ है, मेरा दिमाग शांत है और मेरा भविष्य उज्जवल है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी नई कहानियाँ मिलती रहे। और कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। शेयर करना ना भूलें अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अगली कहानी जल्दी ही आ रही है। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, हमेशा याद रखिए, कोई भी औरत कमज़ोर नहीं होती, बस कभी कभी चुप रहती है और जब बोलती है तूफान आ जाता है। धन्यवाद।